हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेल्टर। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि आज के टाइम में जो है वो करंट अफेयर्स का वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है। चाहे आप प्री दे रहे हो या मेंस दे रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो, उन सभी में करंट का वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। काफ़ी प्रश्न जो है वो आपके करंट से पूछे जाते हैं। लेकिन करंट का वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो, क्योंकि जितना ज़्यादा जो है आप करंट की चीज़ों को वो रिलेट करके क्वेश्चन के साथ इंटरलिंक करके आप लिखोगे, उतना ही ज़्यादा जो है आपके नंबर आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो हम लोग जो है ये जो डेली न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स का जो सेशन है, इसके अंतर्गत इसी चीज़ को सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स के किसी भी टॉपिक को जो है हम लोग अपने आंसर राइटिंग में किस तरीके से इंक्लूड करें, कैसे जो है क्वेश्चन के साथ उसे इंटरलिंक करें, ठीक है, ताकि हमारा जो आंसर है वो काफ़ी अच्छा हो जाए और बाकी की तुलना में आपका बेहतर हो जाए और एग्जामिनर को जो है वो हर हाल में आपको जो है वो अच्छे मार्क्स देने पड़े। तो इस चीज़ को जो हम लोग यहाँ पे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम लोग करते क्या है, जो करंट के टॉपिक है उसे जो है वो प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है उसके साथ रिलेट करने का प्रयास करते हैं। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि ये आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगेगा और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद भी होगा। चाहे आप 69 दे रहे हो या फिर 70 दे रहे हो, या कोई भी आप आने वाला जो भी मेंस आंसर राइटिंग का एग्जाम देने वाला है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। देखते हैं पहले आर्टिकल को। इसमें पहला जो आर्टिकल है वो बताया हुआ है कि जो मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या है उसमें वृद्धि हुई है और ये आपको बताया हुआ है कि ट्राई की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके अनुसार बिहार झारखंड में जो है जुलाई में 3,81,000 नए उपभोक्ता मोबाइल सेवा से जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि ट्राई है क्या। देखो, ट्राई होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ये जो है भारत में जो भी मोबाइल सर्विसेज है उसे जो है रेगुलेट करने का काम करता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण या अधिकरण जो है इसे बोला जाता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है। कहाँ? न्यू दिल्ली में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और इसकी जो स्थापना है वो आपका 1997 में किया जाता है। तो ये आपका बेसिक फैक्ट भी जो है वो याद होने चाहिए। अब बात है कि ये जो अब हमारा आर्टिकल है वो हमें मेंस एग्जाम में किस तरीके से हेल्प करेगा और यहाँ से प्रश्न जो है वो किस तरीके से हमें जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। एक फैक्ट तो ये मालूम हो गया कि जो है ट्राई का रिपोर्ट आया है और बिहार झारखंड का में जो है जुलाई में यहाँ पे वृद्धि हुई है। लेकिन उसमें भी अगर आप बिहार सर्किल में देखोगे तो बताया जा रहा है कि बिहार सर्किल में जो है टेली डेंसिटी वो आपका कितना है 55.98 है। ये फैक्ट को आप याद रखिएगा। बिहार में टेली डेंसिटी जो है जुलाई में आपका कितना हो गया, तो ये जुलाई में बढ़ के 55.98 हो गया, 55.98, ठीक। और टेली डेंसिटी होता क्या है, तो ये जो है प्रति 100 व्यक्ति के ऊपर जो मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या है उसे ही जो है आपका टेली डेंसिटी बोला जाता है, ठीक। तो इस चीज को भी आप बेसिक चीज को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जुलाई में जो है वो बिहार सर्किल की बात कर रहा है कि बिहार सर्किल में जो उपभोक्ताओं की संख्या है वो बढ़ के जो है आपका हो गया 9,28,38,640 तक पहुंच गई है ग्राहकों की संख्या। और अगर आप इसकी तुलना करो, जैसे अभी क्या है कि बिहार में जातीय जनगणना आया है, उस जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी के बारे में बोला गया, तो उसमें अगर आप देखोगे तो बिहार का जो कुल आबादी है वो बताया गया है 13.7 करोड़ के आसपास जो है वो बिहार की आबादी बताई गई है। और यहाँ पे अगर आप टेली डेंसिटी में मतलब जो मोबाइल से जुड़े हुए ग्राहक हैं उनकी अगर संख्या आप देखोगे तो ये आपका 9.28 करोड़ जो है यहाँ पे आपको संख्या देखने को मिल रहा है। तो लगभग आपका जो है वो 4 लाख के आसपास यहाँ पे गैप आपको देखने को मिलेगा। तो आखिर ये गैप जो है वो क्यों है और इस गैप को जो है वो फिल करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, साथ ही इसका जो है क्या लाभ है, इसके ऊपर जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं। आप यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो आपका ये डिफरेंस आ रहा है, तो इस डिफरेंस को जो है आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में। आप यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं, ये जो है आपका 58 जो बीपीएससी हुआ था उसमें ये पूछा गया था। पूछा ये जा रहा है कि फरवरी 2022 में जो है ट्राई के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया और जिसमें दिसंबर 2021 के अंत में जो अखिल भारतीय औसत है वो आपका 85.91% जो है वो था। लेकिन उसके मुकाबले अगर देखें तो बिहार सेवा क्षेत्र, मतलब कि बिहार जो सर्किल एरिया सर्विस सर्किल है उसमें अगर देखा जाए तो जो टेली डेंसिटी है वो 53.71 है और ये जो स्थिति है वो भारत में सबसे मतलब निचले पायदान पे जो है वो बिहार आता है। नीचे से प्रथम जो है वो बिहार का स्थान है टेली घनत्व के मामले में। तो आपको जो है
बेसिक चीज़ें तो आपको मालूम हो गया कि टेलीघनत्व में क्या होता है, ट्राइक के द्वारा ये रिपोर्ट लाया जाता है, और भारत की तुलना में जो है वो बिहार की जो टेलीघनत्व है वो कम है। तो सबसे पहले तो आप इस फैक्ट को जो है आप यूज कर लोगे, जो भी आपका दिया हुआ होगा उस चीज़ को आप लिख लोगे, जो बेसिक चीज़ें हैं वो, कि हाँ बिहार का स्थान क्या है, भारत का स्थान क्या है, भारत में जो सर्वोच्च रैंक पे है वो कौन सा राज्य या फिर यूटी है। जैसे नंबर 1 पे हमेशा जो है आपका दिल्ली देखा जाता है, दिल्ली का टेली डेंसिटी जो है वो अधिक है, और सबसे कम जो है आपका बिहार का होता है। तो आखिर ये सारे फैक्ट को आप यूज करके आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। उसके बाद फिर आ रहा है कि इस स्थिति के कारणों को इंगित कीजिए, ठीक, और इसका क्या प्रभाव होगा, इस स्थिति में सुधार के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों की जांच कीजिए। तो ये आपका जो है मतलब प्रश्न में 3 चीजें पूछी गई है। पहला तो आपका ये इंट्रो वाला पार्ट हो गया, फिर यहाँ पे कारण का बात हो गया, ठीक है, और यहाँ पे फिर है प्रभाव, और फिर है यहाँ पे सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदम। मतलब 4 सेक्शन में इस प्रश्न को हम लोग बांट सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको आर्टिकल दिया हुआ है वो आपको पहले सेक्शन को पूरा कर रहा है, ठीक है, जो आपका डेटा है उसे जो है वो प्रदान कर रहा है। लेकिन अगर आप मैगजीन वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या है कि आपको जो सिर्फ ये मालूम रहेगा कि टेली डेंसिटी है और बिहार का इतना है, कितने लोग जो है वो आपका जुड़े हुए थे, ये आपको फैक्ट जो है वो मैगजीन में कम दिया हुआ होता है। साथ ही आपको ये भी जो है खुद से एनालाइज करना होगा कि अभी बिहार की जनसंख्या कितनी है और कितने लोग जो है अभी से जुड़े हुए हैं, तब आपको जो है आप इसे यूज कर सकते हो। दूसरी बात ये, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ये जो आपका घनत्व है उसमें कोई गिरावट नहीं आया, बल्कि उसमें जो है वो वृद्धि ही देखी गई है, ठीक है। तो इस फैक्ट को भी आप बोल सकते हो कि हाँ गवर्नमेंट के प्रयास के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उससे जो है टेली डेंसिटी में वृद्धि ही हुआ है। पिछले बार अगर देखो तो उसमें जो है आपका कितना था, 53.71 था, और अभी ये बढ़ के आपका हो गया है 55.98। तो एक तरीके से आप ये सारे फैक्ट को यूज करके यहाँ पे दर्शा सकते हो। फिर अगर हम लोग बात करें कि स्थिति के कारण क्या हैं, तो देखो एक तो कारण ये है कि बहुत सारे जगह पे क्या था कि पहले जो है बिजली आपका उपलब्ध नहीं था, ठीक है, पहले बिजली उपलब्ध नहीं था, और जो मतलब इसकी सर्विसेज है, जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, मतलब वो जो है उनकी पहुंच भी वहाँ पे नहीं हो पा रही थी। दूसरा कि जो बिहार के दुर्गम क्षेत्र है, जैसे कि वैसे क्षेत्र जहाँ पे हमेशा जो है वो आपको आपात काल जैसे मतलब कि बाढ़ हो गया, उस टाइप के जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो अगर आ रही है तो उन क्षेत्रों में जो है ये आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी देखने को कम मिलेगा। ये एक कारण यहाँ पे आप बता सकते हैं। इसके बाद अगर आप आइएगा तो एक कारण में आप बता सकते हैं कि बिहार के जो कुछ जिले हैं वो क्या है कि नक्सल प्रभावित है, ठीक है। नक्सल प्रभावित होने के कारण क्या है कि वहाँ पे भी जो है जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं उन्हें जो है वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए भी जो है वहाँ पे आपका ये नेटवर्क कनेक्टिविटी देखने में कम मिलता है। तो ये 3 कारण जो है आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे अभी आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है कि बिहार में जो है वो 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है। तो वैसे में आप बिजली वाले में इस तरीके से लिख सकते हैं कि बिजली की उपलब्धता तो हर जगह हुई है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है। उस तरीके से आप सेंटेंस को जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है बिहार का जो गरीबी का है उसे भी आप कारण के रूप में बना सकते हैं कि गरीबी जो है वो भी एक कारण है, जिसके कारण जो मोबाइल उपभोक्ता है वो यहाँ पे कम है, कम नहीं है, मतलब गरीबी के साथ आप शिक्षा को जोड़ सकते हैं कि जो शिक्षित युवाएं हैं, मतलब युवा नहीं, जो आपके बुजुर्ग लोग हैं या फिर वो लोग जो कि बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, उन्हीं जो है मोबाइल की चाहत कम होगी, जिसके कारण भी जो है उन क्षेत्रों में आपका जो है टेली कनेक्टिविटी कम देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से 3-4 पॉइंट आपके कारण में हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप इसका प्रभाव देखो तो इसका प्रभाव आप क्या क्या देख सकते हो। पहला कि आप अगर आप देखो तो आजकल जो जैम का टाइम आ गया, अर्थात तो आपका जो है जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, ये 3 चीजें जो है वो आपका मिलके आपको गवर्नमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प कर रही है। तो ऐसे में अगर आपके पास मोबाइल नहीं होगा, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होगा, तो आप गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं ले पाओगे। समय पे जो है गवर्नमेंट के द्वारा मौसम
का जो है किसानों को जो अनुमान बताया जाता है उसका आप लाभ नहीं ले पाओगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका लाभ आपको जो है नहीं मिल पाएगा। जो प्राकृतिक आपदाएं आने वाली होती है उसकी सूचनाएं जो है आपको नहीं मिल पाता है। तो इन सब चीज़ों में जो है आपको नुकसान हो सकता है, मतलब जो नागरिक हैं उन्हें जो है उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आजकल जो है मोबाइल के कारण क्या है कि जो पारदर्शिता है वो भी आपका अधिक हो गया है, तो वैसे में पारदर्शिता जो है वो भी आपका बना हुआ रहेगा, और जो करप्शन है उसमें जो है कमी आपका रहेगा। तो ये सारे आप प्रभाव देख सकते हैं कि जहाँ पे ये टेलीकम्युनिकेशन कम होगा वहाँ पे ये सारा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे जो है आप इसका जो अगला सेक्शन है अगर उसे देखेंगे कि सुधार के लिए क्या जो है कदम उठाने चाहिए, तो सुधार में वही कारण हो जाते हैं जो मतलब वही उपाय हो जाते हैं जो कि आपके कारणों में होते हैं। जैसे क्या है कि जो बिजली की निरंतरता है उसे जो है हम लोग अब पूरा करेंगे। जो नेटवर्क कंपनियां हैं जो कि सुरक्षा के कारणों से जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नहीं जा रही हैं, तो उन्हें जो है हम लोग सुरक्षा प्रोवाइड करवाएंगे, नागरिकों को वहाँ पे जागरूक करेंगे। और जो दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पे हमेशा बाढ़ आता है वहाँ पे हम लोग जो है किसी अन्य माध्यम के द्वारा जो है वो डेटा पहुंचाने का काम करेंगे, जैसे सेटेलाइट के द्वारा जो है वो आप डेटा वगैरह पहुंचा सकते हो, कनेक्टिविटी जो है वो पहुंचा सकते हो। तो आपको जो मतलब एक सुदृढ़ जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा ताकि आप बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भी जो है एक प्रॉपर कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास करें। होता ये है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे कंपनियों के द्वारा जो है मोबाइल जो टावर है वो स्थापित किए जाते हैं, लेकिन बाढ़ के चपेट में आने के कारण ये भी जो है समय पे कार्य नहीं कर पाते। तो ये सारे रीजन होते हैं। इसके अलावा जो शिक्षा है, जो टेक्निकल एजुकेशन है वो भी जो है उन क्षेत्रों में प्रोवाइड करवाया जाए, खासकर उन लोगों को जो कि बिल्कुल जो है इसे अनजान है। तो ये भी आपका जो है काफ़ी फायदेमंद होगा। एक और इसका रीज़न ये होगा कि जो महिला साक्षरता है वो जो है उसे बढ़ाना होगा, और उन्हें भी जो है टेक्निकल चीज़ों से आपको रूबरू करवाना होगा। तो यहाँ पे जीविका के बारे में आप सुने होंगे, तो जीविका के द्वारा भी जो है यहाँ पे आपको हेल्प किया जा सकता है, या फिर और भी जो है कदम जो है एनजीओ के हेल्प से जो है यहाँ पे जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपका जो प्रश्न है वो आपको समझ में आ गया होगा, और आप एक बार खुद से भी इसे लिखने का प्रयास करें कि कौन कौन से पॉइंट जो है आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। और आप जो है इसे लिख के जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आप भेज सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपर आपको जो है उस आंसर को चेक करके आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो आप ट्राई कीजिए लिखने का, और जो है ग्रुप में ज़रूर भेजें। ग्रुप का लिंक जो है आपको कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। तो आप प्रयास जरूर करें, जितना ज़्यादा आप लिखिएगा उतना ज़्यादा जो आपका आंसर राइटिंग इंप्रूव होगा। अब उसके अलावा ये जो आपका न्यूज है, ट्राई का न्यूज है, इसे जो है आप एक जगह और यूज कर सकते हो। आपको मालूम होगा कि बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय दिया गया। उस 7 निश्चय में अगर आप देखोगे तो एक आपका जो है वो है सुलभ संपर्कता। अब सुलभ संपर्कता का मतलब जो है कई तरीके से हो सकता है। एक तो गवर्नमेंट के द्वारा जो रोड कनेक्टिविटी करवाया जा रहा है वो तो है ही, लेकिन जो कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो सुलभ संपर्कता में। तो ये आपका जो आंसर है वो काफ़ी अलग हो जाएगा बाकी लोगों की तुलना में। जैसे बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, जो आपका रोड कनेक्टिविटी है उसे जो है यहाँ पे डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप अगर टेलीकम्युनिकेशन को भी ऐड करते हो तो वो भी आपका काफ़ी फायदेमंद होगा। ये आपका जो है आंसर को और भी ज़्यादा इंप्रूव करेगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप डेटा को अलग अलग रूपों में यूज कर सकते हैं। देखते हैं अगले आर्टिकल को। अगला जो आर्टिकल है वो आपका है फ्लाई ऐश के बारे में। बोला जा रहा है कि फ्लाई ऐश का उपयोग जो है निर्माण कार्य में जरूरी कर दिया गया है। सबसे पहले तुम लोग ये जानते हैं कि फ्लाई ऐश होता क्या है। देखो, बोला जा रहा है कि जो पावर प्लांट होता है, पावर प्लांट में जलने वाली जो कोयला है, तो कोयला से बनी हल्की राख जो चिमनी से निकलकर हवा में मिल जाती है वो आपका फ्लाई ऐश होता है। ठीक है, सिंपल ये हो गया कि कोयला को जलाने के बाद जो उसका हल्का राख है वो चिमनी के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है और हवा में मिल जाता है, और वो एक प्रदूषण का कारण बन जाता है। तो वही जो राख है उसी को यहाँ पे बोला जाता है फ्लाई ऐश। अब इसे हवा में मिलने से रोकने के लिए संयंत्र लगा रहता है। अब उसी को जो है वो रोका जा रहा है एक जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके। और उस ये जो आपका फ्लाई ऐश बचा, मतलब जो राख बचा है, उस राख को जो है हम लोग अलग अलग रूपों में यूज करके जो है उसका फायदा उठा सकते हैं। तो देखो, एक तो आपका क्या हो गया कि आप
ये जो फ्लाई ऐश हवा में मिलके उसे प्रदूषित कर रहा था, तो वहाँ पे आप प्रदूषण से एक निजात हो गया। दूसरा कि इसका यूज अगर आप कर रहे हो तो उसका जो आपको फायदा भी मिलेगा, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। बोला ये जा रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसके द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है कि राज्य के बिजली संयंत्रों के 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। आप इसे समझने का प्रयास करें। बोला ये जा रहा है कि मान लो अगर यहाँ पे कोई बिजली संयंत्र है, ठीक है, तो इस बिजली संयंत्र से जो भी पहले धुआं मतलब जो भी फ्लाई ऐश निकलता है, तो उसका यूज जो है इस संयंत्र के 300 किलोमीटर के अंदर जो है वो जरूर किया जाएगा, ठीक है। तो उसको जो है वो अनिवार्य कर दिया गया। वही बात बोला जा रहा है कि राज्य के बिजली संयंत्रों के 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे आप मान लो कि बरौनी में क्या है, आपका बरौनी में थर्मल फैक्ट्री है, तो वहाँ पे जो भी फ्लाई ऐश निकल रहा है तो उसका यूज जो है वो आपका बरौनी के 300 किलोमीटर के रेडियस में जरूर होना चाहिए, वो आपका जो है बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। अब इसी को जो है आगे बोला जा रहा है कि बोर्ड के निर्देशों के अनुसार फ्लाई ऐश का उपयोग नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। फिर आगे है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा बोला गया कि फ्लाई ऐश का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है वो अब यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। पहला कि मकान बनाने के लिए इसका उपयोग होगा, उसके बाद जो है सड़क निर्माण में इसका उपयोग हो सकता है। फ्लाई ओवर की जो रेलिंग होता है उसको बनाने में यूज हो सकता है। तट रेखा की सुरक्षा में जो है इसको बनाने में यूज हो सकता है। भराव और अनेक निर्माण कार्यों में भी इसका यूज हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं फ्लाई ऐश का जो है कितना ज़्यादा यहाँ पे यूज बताया जा रहा है। और आप यही सारे पॉइंट को जो है आप अपने एग्जाम में जो है मतलब जो आपको क्वेश्चन मिलता है उसमें आप आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये 5 पॉइंट तो हो गए। इसके अलावा फिर बोला जा रहा है कि जो फ्लाई ऐश के इस्तेमाल से मिट्टी उत्खनन पे रोक लग सकती है। आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि जो उपजाऊ मिट्टी है उसका उपयोग जो है वो ईंट निर्माण के लिए आप नहीं कर सकते, उसके ऊपर जो है वो रोक लगा दी गई है। तो उसके विकल्प के रूप में जो है ये एक आपका फ्लाई ऐश काफ़ी अच्छा जो है एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो एक तो आप यहाँ पे ईंट का उपयोग कर रहे हो, दूसरा क्या है कि ये जो मिट्टी खनन हो रहा है, जो मतलब ईंट बनाने के लिए जो मिट्टी खनन हो रहा है उस पर भी आराम से रोक लग जाएगा। तो आप देख सकते हो 6 से 7 पॉइंट जो है इसके पॉजिटिव में आपका निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है इसका यूज कर सकते हो। जो पॉल्यूशन के क्वेश्चन होंगे वहाँ पे आप एक प्रश्न को यहाँ पे देख सकते हैं। पूछा ये जा रहा है कि भारत के लिए प्रदूषण गंभीर खतरा बन गया है, इसके कारणों की पहचान कीजिए एवं इंगित कीजिए कि शासन द्वारा कौन से अनिवार्य कदम उठाए जाने चाहिए एवं जनता द्वारा कौन से स्वैच्छिक कदम उठाए जाने चाहिए। तो देखो ये तो आपका बेसिक वाला हो गया कि भारत के लिए प्रदूषण गंभीर खतरा बना हुआ है। आप कोई भी एक रिपोर्ट वगैरह यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर कारणों की पहचान, तो सबको मालूम है कि प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं, तो आप उन कारणों को लिखो, ठीक। और इसके बाद है कि शासन द्वारा कौन से अनिवार्य कदम उठाए जाने चाहिए, शासन के द्वारा कौन से अनिवार्य कदम उठाए जाने चाहिए। तो इसमें आपको क्या है कि जो योजनाएं चल रही है पॉल्यूशन से रिलेटेड उन योजनाओं को लिखिए, साथ ही जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उसे भी आप यहाँ पे इंक्लूड कीजिए। तो उसी प्रयास में जो है आप इसे जो यूज कर सकते हैं। फ्लाई ऐश के उपयोग के ऊपर जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो आदेश दिया गया उसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर है कि जनता द्वारा कौन से स्वैच्छिक कदम उठाए जाने चाहिए, तो ये भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो देखो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग सेगमेंट होते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये होता है मेंस आंसर राइटिंग का कि आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए और उसे जो है अलग अलग पार्ट में तोड़ने का प्रयास कीजिए। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो पहला पार्ट आपका ये हो गया कि भारत के लिए प्रदूषण गंभीर खतरा बन गया है, तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया इसके कारणों की पहचान कीजिए, ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, एवं इंगित कीजिए। फिर है कि शासन द्वारा कौन से अनिवार्य कदम उठाने जाने चाहिए, तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। और कौन से स्वैच्छिक कदम उठाए जाने चाहिए, ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो आपको डेटा अभी दिया गया
फ्लाई ऐश का, तो ये आप थर्ड वाले में यूज कर सकते हो कि फ्लाई ऐश का यूज जो है वो किया जाना चाहिए, और गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट के द्वारा जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके द्वारा ये अनिवार्य कर दिया गया है कि जो फ्लाई ऐश जहाँ पे उत्पादन हो रहा है उसके 300 किलोमीटर के रेडियस में जो है उसका यूज होना चाहिए, और इसका जो है काफ़ी जगह पे फायदा देखा जाएगा। तो इस तरीके से दो लाइन में इसे आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ यही एक पॉइंट होगा, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पॉइंट आपका होगा, आप उसे जो है यहाँ पे इंक्लूड कीजिएगा, फिर आपका ये वाला पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर है कि कौन से स्वैच्छिक कदम उठाए जाने चाहिए, तो उसका आंसर जो है आपको अगले आर्टिकल में मिलेगा। देखो, और एक यहाँ पे बताया जा रहा है एथेनॉल उत्पादन का, तो एथेनॉल उत्पादन का जो है ये भी आपका इसी पोर्शन में जाएगा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें आपका आ जाएगा कि कदम उठाने जाने चाहिए, उसमें आपका ये आ जाएगा एथेनॉल उत्पादन का। तो पहले हम लोग इस आर्टिकल को देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे जो है इंक्लूड करेंगे। बोला ये जा रहा है कि जो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा देश में जैव ईंधन एथेनॉल से चलने वाली पहली कार टोयोटा इनोवो हाइक्रस को लॉन्च किया गया है। तो एक आपका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी आ सकता है, अगर आप एथेनॉल के ऊपर लिख रहे हो, ठीक है, तो एथेनॉल के ऊपर अगर आप लिख रहे हो तो वहाँ पे ये इंट्रोडक्शन में आ जाएगा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है मतलब जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं उनके द्वारा एक जैव ईंधन एथेनॉल से चलने वाला पहली कार को लॉन्च किया गया है, और बोला जा रहा है यह दुनिया की पहली 100% एथेनॉल से चलने वाली कार है। देखो, अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग जो है पेट्रोल या डीजल में जो है वो एथेनॉल को मिश्रित कर रहे थे। आप पढ़े होंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है पेट्रोल के साथ 10% एथेनॉल को मिश्रित किया जा रहा है आज के टाइम में, और 2025 तक का टारगेट है कि हम लोग जो है पेट्रोल में एथेनॉल को जो है 20% यहाँ पे मिक्स करेंगे, तो ये टारगेट है। लेकिन क्या है कि और भी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया गया है और सिर्फ एथेनॉल से चलने वाला कार को यहाँ पे डेवलप किया गया है। फिर इसका एक खासियत ये बताया जा रहा है कि 1 लीटर ये जो एथेनॉल है उसे आप शहर में मतलब 28 का ये माइलेज देगा, और जो हाईवे है हाईवे पे ये जो है 35 किलोमीटर का ये माइलेज देगा। तो एक तरीके से आपका ये इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में या फिर जहाँ भी आप यूज कर रहे हैं वहाँ पे ये आपका फैक्ट हो जाएगा। फिर है कि आगे बताया जा रहा है, फिर आगे इसमें ये बताया जा रहा है कि एथेनॉल का जो है और क्या क्या लाभ हमें जो है हो सकता है। पहला तो इसके बारे में बोला गया कि जीवाश्म ईंधन में जैव ईंधन की बढ़ती परसेंटेज जो है एथेनॉल का बढ़ता इस्तेमाल प्रदूषण युक्त और प्रदूषण मुक्त और आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगा। ठीक है, मतलब उसका एक बता रहा है कि ये जो है आप जो जैव ईंधन जो जीवाश्म ईंधन का मतलब हो गया आपका जो पेट्रोल और डीजल है उसमें जो है जैव ईंधन का जो यूज हो रहा है उस जो परसेंटेज हम लोग एथेनॉल वगैरह का मिला रहा है उसे और एथेनॉल को जो बढ़ा रहा है तो उससे क्या होगा कि जो प्रदूषण तो मुक्त हो ही रहा है, साथ ही जो है हम लोग ऊर्जा के मामले में जो है आत्मनिर्भरता की ओर भी जो है वो बढ़ेंगे। और इसके बारे में फिर बताया जा रहा है कि एथेनॉल का जो है वो उत्पत्ति कैसे हुआ, किस तरीके से जो है एथेनॉल की खोज की गई थी। तो उसका एक फैक्ट यहाँ पे बताया गया कि एथेनॉल जो है वो 1796 में हुआ था और इनके द्वारा किया गया था। 1826 में पहली बार इंजन के रूप में किया गया और एथेनॉल को जो है वो जल रहित अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है, मतलब इसका एक नाम है जल रहित अल्कोहल। और जो एथेनॉल है उसी के बारे में आप इंट्रोडक्शन वाले में भी ये लिख सकते हो, एथेनॉल का जब कहीं पे लिखना हो कि एथेनॉल जो है वो एक जल रहित अल्कोहल है जिसमें स्टार्च की जो है उच्च मात्रा होती है, रंगहीनता और एक विशेष गैर गंध जो है इसकी विशेषता है। और एथेनॉल का उत्पादन मुख्यतः गन्ने से होता है, लेकिन कच्चे माल के रूप में चावल, मक्का, गेहूं, चुकंदर और अन्य कृषि अवशिष्टों का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका जो है अगर एथेनॉल के बारे में लिखना हो तो उसके इंट्रोडक्शन में जो है ये चीज़ आपका काफ़ी फायदेमंद होगा। यहाँ पे आप ये पोर्शन को जो है आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो एथेनॉल के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। ठीक है, फिर आगे बताया जा रहा है कि एथेनॉल का और क्या क्या फायदा है। तो देखो बोला जा रहा है कि ये जो है अक्षय ऊर्जा का पूर्ण रूप से जैविक, स्वदेशी और अपेक्षाकृत सस्ता स्रोत है। ठीक है, ये एक काफ़ी सस्ता स्रोत माना जा रहा है आपका एनर्जी का। और एथेनॉल सम्मिश्रण पर जोर देने से क्या होगा कि जो किसान है वो अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता की भूमिका निभाएंगे। ये देखो ये लाइन काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है, आप कहीं भी लिख सकते हो कि एथेनॉल के उत्पादन में जो है किसानों का योगदान किस प्रकार से हो सकता है।
किसान जो है वो अन्नदाता के साथ साथ जो है ऊर्जादाता के रूप में परिणत हो सकता है। अब इसके ऊपर भी एक अलग से क्वेश्चन में आपका बन सकता है कि किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता हो सकता है, और उसमें क्या है कि आप लिख सकते हो कि एक तो इथेनॉल उत्पादन में जो है वो योगदान दे सकते हैं, दूसरा आप लिख सकते हो कि वो जो है सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं ट्यूबवेल वगैरह में, और या फिर वैसा जो उनका भूमि जो कि बंजर है वहाँ पे वो लोग सोलर प्लेट सोलर जो है सिस्टम को इंक्लूड कर सकते हैं। और पावर ग्रिड में जो है आपको मालूम होगा कि जो नया मीटर आ गया है उसके थ्रू जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं ऊर्जा को, तो अर्थात अन्नदाता जो है वो ऊर्जादाता में कन्वर्ट हो सकता है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता हो सकता है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, हम लोग वापस से इसमें आते हैं जो आपका पूछा जा रहा था। फिर इसमें आगे बताया गया है कि जो किसान है क्या है कि एक अनुमान के अनुसार एथेनॉल को बढ़ावा देने से ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की समृद्धि जो है 6 से 8% तक बढ़ जाएगी। ठीक है, ये एक अनुमान लगाया गया है और बताया जा रहा है कि इस संबंध में केंद्रीय परिवहन मंत्री जो है उनके द्वारा बोला जा रहा है कि जिस दिन एथेनॉल अर्थव्यवस्था जो है 2 लाख करोड़ की हो जाएगी, उस दिन जो कृषि का विकास दर है उसमें जो है 12% की जो वृद्धि है वो आपका बढ़ के 20% होगा। ठीक है, आपको डेटा भले याद ना रहे लेकिन आप ये लाइन जरूर लिख सकते हो कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि एथेनॉल की अर्थव्यवस्था में वृद्धि, मतलब एथेनॉल अर्थव्यवस्था का जैसे जैसे विकास होगा जो कृषि विकास की दर है उसमें भी जो है वृद्धि देखी जाएगी। आप ये लाइन आराम से यूज कर सकते हो इन्हें जो है कोट करते हुए, और अगर आप चाहो तो डेटा भी दे सकते हो कि अगर ये 2 लाख करोड़ का अर्थव्यवस्था होता है तो आपका जो कृषि विकास दर है वो 12% से बढ़ के 20% होगा। आप समझ सकते हो कि अगर कृषि का जो परसेंटेज है उसका डेवलपमेंट जो है अगर 12% से बढ़ के 20% हो रहा है तो जो किसानों की आमदनी है वो कितना अधिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को जो है यूज कर सकते हो कहाँ पे, किसानों की आमदनी बढ़ाने में जो है किस प्रकार क्या क्या किया जा सकता है, उन कदमों में जो है आप इस पॉइंट को उठा सकते हो। या फिर किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता का जो पॉइंट है आप किसानों की आमदनी बढ़ाने वाले पॉइंट में यूज कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं, आगे बोला जा रहा है कि इस तरह एथेनॉल का बढ़ता इस्तेमाल देश को कई मोर्चे पर प्रगति के पथ पर अग्रसर रखने में कामयाब होगा, और एथेनॉल हरित ईंधन का एक बेहतरीन स्वरूप है। एथेनॉल का उत्पादन किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। ये सारे पॉइंट को जो है आप निष्कर्ष के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और इसका यूज तो आप समझ ही रहे हो कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, कार्बन उत्सर्जन में कटौती होगा और आर्थिक लाभ तो होगा ही, साथ ही आप और भी इंक्लूड कर दो कि इससे जो हमारा 0 कार्बन का टारगेट है उसे भी जो हम लोग अचीव करने में सक्षम होंगे। तो यहाँ से भी आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि प्रश्न एक आता है ना कि 7 निश्चय में जो है गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या प्रयास किया जा रहा है, तो आप वहाँ भी यूज कर सकते हो। आपका ये जो आप है स्वच्छ शहर विकसित शहर, तो इसमें भी जो है आप यूज कर सकते हो इस पॉइंट को एथेनॉल वाले में। ठीक, और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो। आपको मालूम होगा कि इस टॉपिक को जो हम लोगों ने कवर किया था, जो आपका डेली न्यूज का आपका क्लास 2 है, क्लास 2 में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से कवर किया था इस टॉपिक को कि बिहार शरीफ में जो है एथेनॉल खोला गया, और यहाँ पे कौन सा यूनिट, तो 6ठा यूनिट यहाँ पे ओपन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ था कि प्रदेश का 6ठा एथेनॉल उत्पादन यूनिट जो है ये आपका चालू किया गया है, और इससे जो कितना उत्पादन होगा ये सारा चीज़ जो है बताया गया, और इससे जो है जो पर्यावरण प्रदूषण है उसमें भी जो है वो कमी आएगा। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप इंक्लूड कर सकते हो, साथ ही बिहार को कोट कर सकते हो, और इन सभी के कारण आपका जो आंसर है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे अगर आपने नहीं देखा है तो आप क्लास 2 जो है वो आप जाके देख लीजिए, वहाँ पे ये कवर किया गया है। फिर आते हैं अगले पॉइंट में, आगे बोला जा रहा है कि सचिवालय से 28 विभागों का दल रखेगा प्रदूषण पर नज़र। ये जो आपका पॉइंट है ये बोला जा रहा है कि दिल्ली में जो प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है, तो आपको मालूम होगा कि दिल्ली जो है ठंड के मौसम में हमेशा जो है वो एक प्रदूषण कि पूरे क्लाउड जो है वहाँ पे जमा हो जाता है। तो उसी से लड़ने के लिए जो है एक ग्रीन वॉर रूम बनाया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, और उनके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं उस चीज़ को यहाँ पे आपको बताया गया है।
इस आर्टिकल में मेनली जो है ये बताने का प्रयास किया गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट किस तरीके से इसको कंट्रोल करेगी और लोगों की जो भूमिका है वो यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो देखो, सबसे बड़ा बात तो ये हो गया कि आप हेडलाइन से ही समझ रहे हो कि इसे रोकने के लिए जो है वो 28 जो डिपार्टमेंट है वो मिलके काम कर रही है। ठीक है, जो 28 विभाग है वो एक साथ मिलके यहाँ पे काम करेगी। तो एक तरीके से प्रदूषण को से निपटने के लिए जो समन्वय है उसको यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया गया है। जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके 28 डिपार्टमेंट जो है वो मिलके एक बार रूम तैयार किया और उसके द्वारा जो है 24 घंटे ये निगरानी रखा जाएगा। और इसमें मिली ये देखा जाएगा कि जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से जो है वही बोला जा रहा है कि ग्रीन वार रूम में पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने एवं खुले में कचरा जलाने से संबंधित सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण किया जाएगा और उसके आधार पर जो शिकायत मिलेंगी उसके ऊपर जो ये लोग एक्शन लेंगे और निगरानी के थ्रू जो है उससे निपटने का प्रयास करेंगे। फिर लोगों से भी ये अपील की गई है कि आप जो है अगर इस तरीके का कोई भी कार्य या तो पराली जलाया जा रहा है या फिर कचरा जलाया जा रहा है तो आप उससे रिलेटेड जो शिकायत है वो जो दिल्ली का ऐप, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया है उस पर जो है आप शिकायत कर सकते हैं। जैसे एक है ग्रीन दिल्ली ऐप, उस पे जो है शिकायत कर सकते हैं। तो ये मेनली लोगों की जो सहभागिता है उसे यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में वैसा ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो मेन 2-3 चीज़ें थी वो ये था कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसे कंट्रोल करने के लिए क्या प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। वहाँ पे आप इस पॉइंट को यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रीन वार रूम तैयार किया गया है और सेटेलाइट डेटा का यूज़ किया जाएगा, मोबाइल का यूज़ किया जाएगा, उसके आधार पे जो है इसकी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही ये भी बताया गया है कि दिल्ली के प्रदूषण में जो है दिल्ली के स्रोतों का जो योगदान है वो 31% है, लेकिन इसके अलावा जो एनसीआर के शहर है उनका योगदान जो है वो इससे ज़्यादा है। ठीक है, मतलब 31% तो सिर्फ दिल्ली का है, लेकिन उसके बाहर का अगर आप देखो तो बाकी का परसेंटेज है उसके कारण दिल्ली प्रदूषित हो रही है। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो पहले वाला प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पे जो है आपको मिल गया होगा डेटा कि क्या क्या आप डाल सकते हैं। एक तो हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था एथेनॉल उत्पादन का, तो वो आप कनेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, बिहार का योगदान को भी समझ गया होगा। और एक आपका फ्लाई एश, तो ये दोनों जो है गवर्नमेंट के योगदान में आप लिख सकते हैं। और जो जनता की सहभागिता है तो आप इसमें कुछ अपने पॉइंट इंक्लूड कीजिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसमें जो है सहभागिता दे के शिकायतों के द्वारा और या फिर जो भी गवर्नमेंट के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं उसमें सहयोग करके वो जो है हेल्प कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था 60 से 62 में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे ये प्रश्न आपको पूछा गया था। तो उम्मीद है ये दोनों प्रश्न आपको जो है समझ में आ गए होंगे। आप इसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा और जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पे सेंड कीजिए, आपको फीडबैक दिया जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो आर्टिकल है उसे देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो आपका पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले हम लोग जो है इस योजना को देखेंगे, उसके बाद जो है इस योजना से रिलेटेड जो प्रश्न है उस पर देखेंगे। ठीक है, कि कैसे जो है उस प्रश्न में हम लोग जो है इसे इंक्लूड कर सकते हैं। देखो, पहले तो यहाँ पे बताया हुआ है कि पीएम स्वनिधि योजना आखिर है क्या। तो पीएम स्वनिधि योजना जो है वो भारत सरकार की एक पहल है और इसमें जो है भारत सरकार की पहल है और इसमें है क्या कि जो स्ट्रीट वेंडर है उनको औपचारिक आर्थिक प्रणाली से जो है एकीकृत किया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि उन्हें जो है ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, आप जो भी देखते होंगे स्ट्रीट वेंडर मतलब कि जो चाट बेचने वाले होंगे या गोलगप्पा या जो भी स्ट्रीट वेंडर है, जो आपका चाट समोसा, ये सारे जो मतलब रोड के किनारे आपका जो है वो वेंडिंग का काम करते हैं, उन्हें जो है इससे आपका जो है फ़ायदा पहुँचाने का काम किया जाएगा इस योजना के द्वारा। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि है योजना अर्थात पीएम स्वनिधि योजना जो है इसके तहत देश भर में 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों या स्ट्रीट वेंडर तक जो है इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। और इस योजना के द्वारा जो है उन्हें औपचारिक रूप से जो आर्थिक दायरा है उसमें लाने और का प्रयास जो है वो किया जाएगा। मान लो अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि रेहड़ी पटरी का काम कर रहा है और उसे जो है वो लोन अमाउंट दे दिया जाए कि आप अपनी जो भी आपका बिजनेस है आप उसे ग्रो करो, तो उसके लिए कितना फ़ायदा उसे जो है पहुंचेगा। तो इस तरीके से वो अपना जो बिजनेस है उसे और भी जो है वो ग्रोथ कर सकता है।
तो मेनली वो चीज़ें यहाँ पे इसका मेन उद्देश्य है। उसी के बारे में फिर यहाँ पे बताया हुआ है कि इसके तहत 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को जो है वो 8600 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं अभी तक। इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पहली माइक्रो क्रेडिट योजना के समर्थन में इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेनली बताया गया है। अब बात है कि इसका जो है हम लोग यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो इसका यूज जो है आप इस प्रश्न को देखें, यहाँ पे आप जो है इसका यूज आराम से कर पाइएगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में दीर्घकालीन रोजगार नीति का मुख्य मुद्दा रोजगार प्रदान करना नहीं है, बल्कि श्रम शक्ति की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इस कथन की विवेचना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और प्रशिक्षण के मार्फत ज्ञान और दक्षता के विकास के संदर्भ में कीजिए। साथ ही देश में 2000 के बाद क्षेत्रवार रोजगार सृजन की प्रवृत्तियों और फलितार्थों को भी समझाइए। देखो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लंबा होता है उतना जो है उस क्वेश्चन का आंसर लिखना इजी हो जाता है। इसलिए आप क्वेश्चन की लंबाई को देख के कभी मत डरिए, वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि वो उसमें बताया हुआ रहता है कि आप किस तरीके से जो है वो आंसर को फॉर्मेट कीजिए। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपको जो है वो आंसर अपने आप काफ़ी अच्छे ढंग से लिखा जाएगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है, भारत में दीर्घकालीन रोजगार नीति का मुख्य मुद्दा रोजगार प्रदान करना नहीं है, बल्कि श्रम शक्ति की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। तो इस स्टेटमेंट से रिलेटेड फैक्ट को जो है आप सबसे पहले लिखिए। उसके बाद फिर यहाँ पे दीजिए कि इसमें जो मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का क्या योगदान होगा, प्रशिक्षण का क्या योगदान होगा, तो ये सारी चीज़ों को आप वहाँ पे इंक्लूड कीजिए। और ये जो आर्टिकल है, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी देखा पीएम स्वनिधि योजना, ये आपका कहाँ पे यूज होगा। तो ये तो शिक्षण और प्रशिक्षण से यूज नहीं हो रहा, ना ही ज्ञान और दक्षता से हो रहा है। यहाँ पे जो है रोजगार सृजन की प्रवृत्तियाँ, उसमें ये आपका हेल्पफुल होगा। अब जैसे ही पीएम स्वनिधि योजना के द्वारा जो है अगर लोगों को, ठीक है, अगर लोगों को जो है अधिक लोन दिया जाएगा, उन्हें जो है अधिक आर्थिक जो है वो सहायता प्रदान की जाएगी, तो उनका बिजनेस ग्रो होगा, वो अपने बिजनेस को और बढ़ाएंगे, और जो है फिर उससे क्या है कि लोगों को जो है रोजगार में वृद्धि होगा। तो ये आपका योजना हो गया, रोजगार सृजन में वृद्धि कर रहा है। इसके बाद जो है एक आपका विश्वकर्मा योजना है, ठीक है, विश्वकर्मा योजना भी गवर्नमेंट के द्वारा हाल में लाया गया था। उसमें भी आपने देखा होगा कि वो क्या करेगा कि इसमें जो है उनके ज्ञान और दक्षता को जो है वो बढ़ावा देने का काम करेगा। तो उस योजना को भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो अगर आपको प्रश्न मालूम है ना कि किस तरीके से जो है वो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को जो है आप अच्छे से इंक्लूड कर पाओगे, उसे जो है इसके साथ इंटरलिंक कर पाओगे। इसीलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है उसे जो है समय समय पे आपको देखते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को देखोगे उतना अच्छा जो है आप अपनी तैयारी को निखार पाओगे। इसलिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आप उसे जो है रेगुलर वे में देखते रहिए, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो ये आप समझ गए कि विश्वकर्मा ये पीएम स्वनिधि योजना को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इस पॉइंट में यूज हो जाएगा। देखते हैं आगे। यहाँ पे जो है बताया हुआ है कि जेल में बंदी बना रहे 100 से अधिक उत्पाद और ब्रांड का नाम पड़ा मुक्ति। तो ये तो आपका एक फैक्ट हो गया कि हाँ, जो जेल के कैदी हैं उनके द्वारा जो है वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और उसका जो ब्रांडिंग किया गया मुक्ति के नाम से, मुक्ति ब्रांड हो गया। तो ये आपका करेंट अफेयर्स है। अब इसे जो है हम लोग मेंस आंसर राइटिंग में कैसे यूज करेंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसमें मेनली जो है दो चीज़ें हो रही है। एक तो आपका ये योजना लाया गया और इसमें बोला ये जा रहा है कि हम लोग जो है एक योजना है एक जेल एक उत्पाद। इस योजना के तहत आपको जो है जेल के कैदियों के द्वारा ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। देखो, प्रोडक्ट पहले से भी आपका बनाया जाता था, लेकिन अब क्या है कि उसकी ब्रांडिंग की गई है, उसे जो है एक बड़े लेवल पे जो है उसे स्थापित किया जा रहा है। तो उस चीज़ को जो है आप यूज कर सकते हो। बिहार सरकार का जो है एक काफ़ी अच्छे जो योजना है उसके रूप में। जैसे एक प्रश्न आपका बन सकता है कि बिहार सरकार हाल के वर्षों में जो है बिहार सरकार के द्वारा कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जो कि देश में जो है वो पहली बार उस तरीके का अग्रणी भूमिका निभाया है। बिहार जो है बिहार के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई है वो देश में अग्रणी भूमिका निभाई है। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको कई सारी योजनाएं आ जाएगी। जैसे एक आपका जो है
जो पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, आप उसे इंक्लूड कर सकते हो। जो साइकिल योजना है उसको जो है आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखो तो बिहार सरकार के द्वारा जो है लोगों को डोर स्टेप जो है उन्हें जो ज़मीन के मैप है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो वो आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा जो बिहार है उसने पहली बार जो है वो जाति जनगणना करवाया है, तो आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, आरक्षण के महिलाओं के आरक्षण के मामले में भी जो कई सारे क्षेत्रों में जो है वो आरक्षण प्रदान किया गया है, तो वहाँ पे भी बिहार अग्रणी है, तो उन चीज़ों को आप यूज कर सकते हो। साथ ही जो कैदियों के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया गया है ये भी एक काफ़ी अच्छा जो है योजना है, और इसे कई रूपों में हो सकता है। एक तो आप मानव अधिकार के मामले में देखो तो वो हेल्प हो रहा है, और जब आप इस योजना को समझोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये वाकई में एक काफ़ी अच्छा जो है कदम उठाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आइए जानते हैं इस को जो है इस योजना में क्या बोला गया। बताइए जा रहा है कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कारा उद्योग के ब्रांड मुक्ति की शुरुआत की गई है। कौन सा ये उद्योग है? कारा उद्योग। जो कारा मंडल होता है जहाँ पे जो कैदी रहते हैं उसे बोला जा रहा है कि वहाँ पे जो है एक उद्योग का स्ट्रक्चर दिया जा रहा है और उसे कारा उद्योग बोला जा रहा है। और इसमें क्या है कि जेल में जो कैदियों द्वारा निर्मित सामग्री है उसको जो है यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। बताया गया कि 100 से अधिक सामग्री का निर्माण जो है वो जेल में बंद कैदियों के द्वारा किया जाता है, जिनमें कि मसाला, सत्तू, ब्रेड, जो हर्बल चाय है, सूती वस्त्र, खादी वस्त्र, काष्ठ उद्योग, हस्तशिल्प, मुद्रण सामग्री, चप्पल, मतलब काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। 100 से अधिक प्रोडक्ट जो है इन कैदियों के द्वारा बनाया जाता है, और ये अलग अलग जेलों में बनाया जा रहा है, तो उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। फिर बोला जा रहा है कि यह जो है वो एक जेल एक उत्पाद की योजना के रूप में ये शुरू किया गया है, और ये कितने में चल रहा है? तो यह योजना जो है वो 33 मंडल कारा और 17 उप काराओं में ये चल रहा है, जिससे जो है जो कारा उद्योग है एक स्थापित उद्योग का रूप लिया है। फिर इसके बारे में एक काफ़ी अच्छा पहल ये है कि यह जो कारा उद्योग है इसके द्वारा जो निर्मित प्रोडक्ट हैं इनके बिक्री से जो राजस्व आता है वो जो बंदियों के अपराध से पीड़ित परिवार है, मान लीजिए अगर किसी ने जो है वो अपराध किया है, किसी का मर्डर कर दिया है, तो मर्डर करने के बाद जो पीड़ित परिवार है जिसके परिवार की हत्या की गई है, तो उसके परिवार को जो है वो धनराशि इसमें से दिया जाएगा। जो उस कैदी के द्वारा प्रोडक्ट बनाया गया, अगर उसकी जो बिक्री होती है तो उस बिक्री का जो एक सर्टेन परसेंटेज है वो पीड़ित परिवार को दिया जाएगा, और कुछ परसेंटेज जो है वो बंदी कल्याण कोष में रखा जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, और इसे जो है आप कई जगह पे यूज कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप बोला गया है रोजगार सृजन की प्रवृत्तियाँ और फलार्थ। तो यहाँ पे आपका अगर आप यूज करते हो कि जो कैदी हैं, ठीक है, उन कैदियों को यहाँ पे जो है वो एक तरीके से क्या हो रहा है, उन्हें जो स्किल प्रदान किया जा रहा है कि कैसे आप प्रोडक्ट बनाएं, तो उन्हें जो है एक तरीके से रोजगार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और अब जब वो वापस जेल से बाहर आएंगे तो बाहर आने के बाद वापस से वो अपराध में ना जोड़ के जो है वो अपना एक रोजगार का सोचेंगे कि हाँ हम जो है कुछ जो भी स्किल हमें प्राप्त हुआ है, जो भी हम लोगों ने जेल में सीखा है, तो उस को जो है वो यूज कर सकते हैं अपने रोजगार के रूप में। तो ये काफ़ी एक अलग चीज़ हो गया रोजगार सृजन करने के मामले में। ठीक है, तो आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। देखते हैं अगले टॉपिक को। आगे यहाँ पे बताया गया है कि हेट स्पीच के मामले में जो है वो कई सारे जो सांसद और विधायक हैं उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया है, और ये आपका रिपोर्ट आया है ADR के द्वारा। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है कि ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच के द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया है जिसमें 107 सांसद और विधायक जो है वो हेट स्पीच या अर्थात नफरत फैलाने वाले भाषण देते हैं। तो जब आपका जो है ये आए चुनाव सुधार का जो टॉपिक आएगा तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं जो हेट स्पीच का मामला है वो जो है उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है, और उसमें जो आप ये लगा सकते हैं कि कई सारे विधायक और जो सांसद हैं उनके ऊपर जो है हेट स्पीच का मामला है। तो जो चुनाव आयोग है या फिर जो सरकार है उसके द्वारा ये करना चाहिए कि जो हेट स्पीच के मामले हैं उसमें कमी आए। साथ ही हेट स्पीच के कारण क्या होता है कि आपका जो सामाजिक सौहार्द है वहाँ पे भी
वो बिगड़ने के चांसेज होते हैं। तो वहाँ पे भी आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हो कि जो नेता या राजनेता हैं उनके द्वारा ये चीज़ें होती है, और ऐसी जो भाषणबाजी है वो चुनाव के दौरान नहीं करनी चाहिए, और इसके लिए जो है चुनाव आयोग को कार्य करना चाहिए, हेट स्पीच को रोकने के लिए कार्य करना चाहिए, कुछ स्ट्रिक्ट कदम जो है उठाने चाहिए। तो आप सुझाव के रूप में ये दे सकते हो। वहीं अगर डेटा के रूप में बात करोगे तो ये आपका जो है ओवरऑल यहाँ पे दिया हुआ है कि 107 पूरे देश में है। अगर आप बिहार में देखोगे तो बिहार में भी जो है वो 9 ऐसे राजनेता हैं जिनके ऊपर ये केस दर्ज है, जिसमें 3 आपके सांसद हैं और 9 जो है आपके विधायक हैं। मतलब टोटल 12 जो है ऐसे राजनेता हैं जो कि जिनके ऊपर हेट स्पीच से रिलेटेड जो है मुकदमा दायर किया गया है। तो आप इस टॉपिक को जो है चुनाव सुधार वाला जो टॉपिक है वहाँ पे, या फिर जो आपका सामाजिक सौहार्द को जो बिगाड़ने वाला अगर उस टाइप का कुछ कोई प्रश्न होता है तो वहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगले टॉपिक को। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यायिक सेवा में आर्थिक रूप से कमजोर को जो है 10% कोटा देने की बात की गई है। तो देखो बिहार सरकार के द्वारा किया ये गया है कि जो आपका जनरल कैटेगरी में है जो EWS है, ठीक है, EWS आप लोग जानते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, उसे अब क्या किया गया है, उसके जो 10% का कोटा है जो आपका न्यायिक सेवा के एग्जाम होते थे उन सभी में इन्हें दिया गया है। वो बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के लिए बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन नियमावली लाई गई है, और इससे होगा क्या कि इस वर्ग को जो है न्यायिक सेवा में आरक्षण दिया जाएगा। और इससे क्या है कि इससे बिहार में जो भी न्यायिक सेवा के पद हैं और सेवाएं हैं उन्हें में जो है एक तो देखो उन्हें जॉब में आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो कानून की पढ़ाई है, जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे दाखिले में भी जो है इन्हें 10% का छूट दिया जाएगा। तो ये कदम गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है। अब आप इसे यूज कहाँ पे कर सकते हो, तो इसका यूज कर सकते हो आप आरक्षण का अगर कोई भी प्रश्न आता है तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो कि बिहार सरकार के द्वारा ये कदम आपको उठाया गया है। EWS से रिलेटेड जो है उन्हें 10% का कोटा दिया गया है न्यायिक सेवा में। पहले ये चीज़ें जो है वो आपका नहीं था। ठीक है, फिर एक और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो कृषि यंत्रों में जो है पहले क्या होता था कि जो SC और FT के लोग हैं उन्हें अनुदान दिया जाता था, लेकिन अब क्या किया गया है कि SC और FT के साथ साथ जो है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो है अर्थात OBC को भी जो है इंक्लूड कर दिया गया है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो यंत्र हैं उनका जो अनुदान है अब इन्हें जो है मिलेगा, वो भी अनुदान राशि पे इन्हें प्राप्त होगा। तो ये चीज़ें जो है इंक्लूड किया गया है। तो आरक्षण वाले में भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, आरक्षण वाले में भी यूज कर सकते हो। दूसरा कि अगर जाति का जो प्रश्न है तो जाति वाले प्रश्न में कि किस तरीके से जो ये फायदेमंद होगा, जो आपका जाति जनगणना हुआ है तो वहाँ पे भी आप दे सकते हैं कि इस तरीके से मतलब जातिगत रूप से जैसे OBC को जो है आरक्षण अनुदान राशि दिया जाएगा कृषि क्षेत्र कि जो यंत्र है उनको खरीदने के लिए। तो इस तरीके से जो जाति जनगणना है उसका जो रिपोर्ट आया है उसका यूज किया जा सकता है, और ऐसे आरक्षण वाले में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। कृषि को बढ़ावा देने में जो है गवर्नमेंट के प्रयासों के रूप में भी आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं। फिर ये आपका एक प्रश्न है मधुबनी पेंटिंग को GI टैग से जोड़ने के लिए, तो ये आपका कहाँ पे यूज होगा, ये आपका जो है जो GS पेपर 1 है, ठीक है, GS पेपर 1 का जो आपका आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जो मधुबनी पेंटिंग है उसे जो है GI टैग प्राप्त हो, और इसके लिए जो है जो उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान केंद्र है वो प्रयासरत है। तो ये चीज़ें जो है आप वहाँ पे एक पॉइंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आज के इस सेशन में टॉपिक थे। उम्मीद है कि ये सारे चीज़ें जो है आपको समझ में आया होगा, और आप अपना फीडबैक रेगुलर देते रहिए। पिछले कुछ वीडियो पे जो है काफ़ी अच्छा फीडबैक आया, और उससे क्या होता है कि आर्ट के फीडबैक से हमारा जो मोरल है वो और भी ज़्यादा बूस्ट होता है, और हमें जो है काफ़ी और भी अच्छे कंटेंट लाने के लिए ये प्रेरित करता है। तो आप रेगुलर बेसिस पे अपना जो फीडबैक देते रहें, और साथ ही आप आंसर राइटिंग ज़रूर करें। आंसर राइटिंग आप जितना ज़्यादा कीजिएगा आपका जो है सिलेक्शन के चांसेज उतना ज़्यादा होगा। और आप अपना आंसर जो है वो लिख के हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है आप टेलीग्राम पे स्टडी सेंटर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और दूसरी ये
कि उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसे ले सकते हैं। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप अपने दोस्तों को भी जो है इसे शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और उन्हें जो है लाभ प्रदान हो। तो इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।